नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम लेकर आ गए हैं एमसीक्यू वीडियो। ठीक है, अभी हम हिस्ट्री की इसमें एमसीक्यू कर रहे हैं, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री के मैं एमसीक्यू कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एंशिएंट का और घटना चक्र के साइंस के कुछ एमसीक्यू वीडियो बनाए हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। अगर इससे पहले कि आपने मॉडर्न के एमसीक्यू नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। 50-50 क्वेश्चन के हम सेट बनाते हैं, 50 क्वेश्चन। कोशिश करते हैं इसको 20 से 25 मिनट में कंप्लीट करने का। पढ़ाई का स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए ना कि अगर 8 घंटे हम पढ़ रहे हैं तो उसमें से 6 घंटे पढ़ाई, 1 घंटा रिवीजन और 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज़ करना चाहिए, भले ही 10 से 20, 25 जितने भी हों, लेकिन रोज़ करना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। पचास तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे जो प्रीवियस वीडियोज़ में हैं, आप उनको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट के लिंक डाल दूंगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में ही, सतारा। सतारा जाओ संभल कर, बाघ उधर रास्ते में, झाड़ी में सांप काटेगा, ऐसे ही करके हमने एक ट्रिक बनाया था। चलो ट्रिक को भी देख लेते एक बार। वो दिख नहीं रहा अभी। ठीक है, ये तो रहा। सतारा जाओ संभल कर, बाघ उधर रास्ते में। सतारा जाओ, सतारा जैतपुर, संभलपुर, बघात, उदयपुर, उधर झाड़ी में नाग काटेगा, ऐसे बनाया था हमने। ये ट्रिक याद रखना, बार बार पूछता है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? सतारा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि जॉन जेम्स एंड्रयू रैमजे किसका नाम था? तो डलहौजी का नाम था ये, जेम्स एंड्रयू रैमजे। ठीक, और ये 1848 में आया था बन के। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था? लॉर्ड एलनबरो। सिंध विजय एलनबरो। एलनबरो। सिंध पहले बम्बई प्रांत में ही शामिल था, पता होना चाहिए, बम्बई प्रांत में ही सिंध शामिल था। सिंध अभी वो इलाका है पाकिस्तान का जहाँ कराची है। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 ईस्वी में। अगला है, सिक्किम का भारत विलय किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। ये यूपीपीसीएस 2020 का क्वेश्चन है। सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था, उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया। 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करने पर पूरे के पूरे राज्य को मिला लिया था डलहौजी ने, मतलब पराकाष्ठा था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, को भारत में मिला लिया गया था। निम्नलिखित में कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो जेम्स आउटरम था। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बना था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था जो उस विद्रोहियों के हाथे मारा गया था, इसको मार दिया था वहाँ। और लखनऊ में कौन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था या कर रही थी? बेगम हजरत महल। क्या बेगम हजरत मारी गई थी? नहीं, मारी नहीं गई थी, नेपाल भाग गई थी वो। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो डलहौजी, बम्बई से ठाणे के बीच में। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? बम्बई से ठाणे। 59 नंबर, भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू हुई? 1853 ईस्वी। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? किस कंपनी ने सर्वप्रथम? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलेला रेलवे, ये कंपनी थी जिसने भारत में रेल यात्रा प्रारंभ कराई। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डफरिन के समय में हुआ था, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का। 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वाइसराय लॉर्ड डफरिन था। 62 नंबर क्वेश्चन है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप लेने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। इसी ने पीडब्ल्यूडी बनवाया था, इसी ने स्वरूप दिया था पीडब्ल्यूडी को। 63 नंबर क्वेश्चन है कि विधवा विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लाया गया? लॉर्ड कैनिंग। कब आया था?
ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने 28 फरवरी 1856, 21 मार्च 1862 के समय, ये 56 से 62 रहा था कैनिंग, 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लाया था इसने। ठीक, इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्ररूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया। उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को भी वैध माना गया। ठीक, किनके प्रयासों से आया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इलाहाबाद में उन्होंने दरबार सजाया था महारानी विक्टोरिया ने। अगला है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो बेंटिक था। ठीक, और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। अगला है क्वेश्चन कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, कहाँ पर सुनाया था? इलाहाबाद में सुनाया था। अगला क्वेश्चन है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था सम्राज्ञी के घोषणा पत्र के द्वारा। जो डलहौजी की हड़प नीति थी ना, उसमें गोद लिए हुए बच्चे को अगर राज्य की सत्ता सौंपी जाती थी तो वो अवैध हो जाता था। इसको ख़त्म कर दिया था साम्राज्ञी के घोषणा पत्र में। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1877 ईस्वी में। 1877 में गवर्नर जनरल कौन था? लिट्टन था। इसने दिल्ली दरबार सजाया था उस समय जब भारत में बहुत बड़ी अकाल पड़ी हुई थी। राजसी उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 ईस्वी से दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इस प्रकार सम्राट एडवर्ड सातवां को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलन बरो है। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। इसका कार्यकाल 1842 से 44 था, तो 43 में हुआ था उन्मूलन। कौन सा सही सुमेलित है? तो कर्नवालिस के सामने बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त लिखा हुआ था, यही सही है। कब आया था ये? 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त आया था 1793 में। लॉर्ड वेलेजली चतुराईपुर निष्क्रियता, ये गलत है इसका। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि वेलेजली का था। लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं, लॉर्ड कैनिंग के समय में नहीं हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है, दिसंबर 1885, और एओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में की थी, और यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? 71 नंबर क्वेश्चन। लॉर्ड कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, ये तो सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, सही है ये। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये गलत है, डी, ये गलत है। उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत किनका था? तो चतराईपुर निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस की सहायक संधि थी, जॉन लॉरेंस की थी, जॉन लॉरेंस की। अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस के समय में। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन से नहीं है? लॉर्ड कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा गलत है। द्वितीय आंग्ल मराठा इसके समय में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बीच लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा जो था ना, थर्ड, ये हुआ था हेस्टिंग्स के समय में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी 1818 ईस्वी में समाप्त कर दी। पेशवा की गद्दी भी समाप्त कर दी। पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत पर, जिन पर पेशवाओं का प्रभुत्व था, राजनीतिक अधिकार भी कर लिया। अगला क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1818 ईस्वी में। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने। राजपूताना को
उनके रियासत अंग्रेज़ों में शामिल करना था, अधीनस्थ संधि करवानी थी। राजपूताना की रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 के अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों पर पिंडारियों के प्रति राजपूताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तात्कालिक रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। तो किसने बनाया था? हेस्टिंग्स ने, जिसके काल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 76 नंबर है, निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि सही है। सर जॉन सोर आंग्ल नेपाल युद्ध नहीं, आंग्ल नेपाल युद्ध हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में 1814 में पहला युद्ध लड़ा गया, कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 में दूसरा लड़ा गया, कुमाऊं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया तथा मेजर जनरल अख्तर लोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मालवा का किला समर्पित करने के लिए विवश कर दिया। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई और 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि लेखबद्ध हुई थी। सुगौली कहाँ है? ये बिहार के चंपारण में है। यहीं पर संधि हुई थी गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में। सॉरी, हाँ, 77 नंबर क्वेश्चन है। और सुगौली संधि में क्या हुआ था? कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला के जिले अंग्रेजों को मिल गए थे। इसके बाद शिमला अंग्रेजों के समय में उनके सबसे ज़्यादा शिमला में ही रहते थे, क्योंकि उनके वह वातावरण उनको अपने हिसाब का मिलता था। 77 नंबर क्वेश्चन में कौन एक सही सुमेलित है? लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण, गलत है। लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, गलत है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये सही है। सर जॉन सोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, सॉरी, हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। हेस्टिंग्स के समय में हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। लॉर्ड एलनबरो ने सिंध का विलय किया था। डलहौजी ने कुशासन का रूप में अवध को मिलाया था। वेलेजली ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किया था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण सही है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 दिसंबर। लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना सही है। लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, गलत है, ऑकलैंड ने किया था, ऑकलैंड के समय में। निम्न से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था? जॉन लॉरेंस। 79 नंबर का क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, जॉन लॉरेंस। और उससे ऊपर का एक फैक्ट पढ़ते हैं कि लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 में हुआ था और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के बीच में हुआ था। अफगानिस्तान वैसे भी चर्चा में है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति जो जॉन लॉरेंस का था, ये आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबोधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लेकिन रेगुलरली कब से शुरू हुई? तो रिपन के कार्यकाल से शुरू हुई, रिपन के कार्यकाल से। ठीक, तो 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई प्रथम जनगणना, लेकिन रेगुलरली 1881 ईस्वी में शुरू हुई, रिपन के समय में। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? लॉर्ड मेयो। 82 नंबर क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? लॉर्ड मेयो। एक अफगान ने इसको चाकू मार दिया था। लॉर्ड मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही कर दी गई थी। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो, अभी पढ़ा हमने। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर कौन था? लिटन। ये उनसे युद्ध लड़ने चला गया था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई? लॉर्ड लिटन। 85 का बी हो जाएगा। 86, कौन वो भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा था? तो कर्जन सबसे अधिक दिनों तक रहा था। इसको देख लेते क्रमबद्ध। कर्जन 7 वर्ष, डफरिन 4 वर्ष, हार्डिंग 6 वर्ष, मेयो 3 वर्ष। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थान 1882 में सशक्त की गई थी। लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय शासन को सबसे सशक्त बनाया गया था। रिपन को भारत के लोग गुड रिपन बोलते थे। ठीक है।
रिपन से ठीक पहले कौन आया था? लिट्टन। लिट्टन, लिट्टन के बाद रिपन। 1880 में इंग्लैंड में ग्लैन्स्टन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आई। उदारवादी दल सत्ता में आई तथा ग्लैन्स्टन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रति नीति का इन शब्दों में वर्णन किया था कि हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकारी है, और साथ ही यह कि भारतीय अनुभव करें कि यह हितकारी है। इस दौरान रिपन को वायसराय पद के लिए चुना गया। संभवतः रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय सुशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 था। रिपन के देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार इन्हीं ने देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। देश की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय सुशासन, स्थानीय। तो इतना पढ़ लिया हमने। आगे चलते 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? लॉर्ड रिपन ने। इतना 3-4 बार पूछा हुआ है, इससे पहले ही पूछा हुआ है। इल्बर्टविल विवाद किससे संबंधित था? भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलना नहीं। इल्बर्टविल विवाद था कि अंग्रेज कैदियों पर भारत के लोग, भारत के जज जो हैं वो फैसला सुना सकते हैं। इल्बर्टविल से संबंधित था, रिपन के काल में ही हुआ था। भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पत्रिकाओं पर लागू किया जाना। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना। तो रिपन ने इसका समर्थन किया था कि न्यायाधीश तो कहीं का भी हो वो न्याय कर सकता है, लेकिन अंग्रेज़ों ने विरोध किया, अंततः रिपन को त्यागपत्र देना पड़ा था। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसकी पदावधि महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटे को सीमित करने, स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए, प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के समय प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लाया गया था 1881 ईस्वी। 1881 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली बार जनगणना भी मतलब रेगुलरली बेसिस पे शुरू हो गया था। और इस अधिनियम में क्या था? पहले फैक्ट्री में इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, दयनीयता की स्थिति देखिए कि बच्चे के फैक्ट्री को काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यविधि के 9 घंटे। 7 वर्ष से कम काम नहीं करेंगे, 7 वर्ष से ज़्यादा के बच्चे जो हैं वो 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। महीने में 4 दिन की छुट्टी का भी उनको प्रावधान किया गया। 91 नंबर क्वेश्चन है कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों के मजदूरी संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया। मजदूरी संघ के लिए नहीं किया जा सकता, इतने भी उदारवादी नहीं थे। और NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो लोखंडे जी का नाम आता है, तो केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, मजदूरों के लिए उसमें कोई मजदूर संघ बनाने का नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो अभी हमने पढ़ा रिपन को 92 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय सुशासन लॉर्ड लिट्टन में गलत है, लॉर्ड रिपन होगा। रिपन, लिट्टन के नाम पे सारे खराब काम ही जुड़े हुए हैं। अकाल के समय दिल्ली दरबार आयोजित करना लिट्टन ने किया था। उसके बाद से क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर क्या होता है? ये वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषा के जो अखबार थे जो अंग्रेज़ों की आलोचना करते थे उन सबको बंद कर दो, सबको बंद कर दो। 94 नंबर क्वेश्चन है, इनको मिलाना है। क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा, माइन्यूट प्रवर्त मैकाले का अंग्रेजी शिक्षा, मेटकॉफ प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, मेटकॉफ करजन बंगाल विभाजन 1905 में। तो हमने देख लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से मैच करना है। लॉर्ड डलहौजी, तो व्यक्तिगत का सिद्धांत डलहौजी। विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध कब? 1933। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन, व्यक्तिगत का सिद्धांत वगैरह सब। और 1829 में विलियम बेंटिक ने किया था। 33 में तो एक्ट आया था, 1829 में किया था। मैंने गलती से 33 बोला, 1829 में किया था नियम 17 द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सुमेलित है? ये पूछा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वेलेजली अस्थायी बंदोबस्त नहीं, कॉर्नवालिस के समय आया था। लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, ये सही होगा। लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध, गलत है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय, सी हो जाएगा इसका आंसर। 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीयकृत रूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक बनाया गया था। जॉन मार्शल को कब किया गया? 1901 में। 1901 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई, तो फिर से लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। 98 का ए हो जाएगा। 99, निम्नलिखित में किसके पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में, वही पुरातत्व सर्वेक्षण वाला। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जी.के. गोखले जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु, उन्होंने किया था। लॉर्ड कर्जन अपने वायसराय काल 1899 से 1905 में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना सम्राट औरंगजेब से की थी। फिर से हम ऊपर आ गए क्या? सॉरी, हाँ, 101 नंबर कर लिया। 102 नंबर, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। क्या था ये पढ़ते हैं। 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेश के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्र को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। इनके साथ अलग ही ट्रीटमेंट होता था। 103 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए, उपयुक्त पदावधि का सही कालक्रम लगाइए। ये पेज आगे पीछे हो गया, हम पहले वैसे ही लगा लेते हैं। लॉर्ड कर्जन कब आया है? 1900, बंगाल के विभाजन के समय भारत में, तो 1905 के आसपास। हार्डिंग उसके बाद आएगा, जब दिल्ली में राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड सबसे अंत में आएगा। लॉर्ड इरविन, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, 1 2 3 4 ही आएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, इसमें क्या पूछा है? सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन नहीं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिट्टन के समय आया था, लिट्टन। अगला क्वेश्चन है, ठगी का दमन विलियम बेंटिक, सुमेलित नहीं है, पूछा है, सुमेलित नहीं है, तो सही है ये। इल्बर्ट बिल रिपन के समय आया था। रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन नहीं, फिर से लिट्टन, लिट्टन ही आएगा। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग, और इसके ऊपर बम फेंका गया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचन एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया, तो दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जाना जाता है। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा राजधानी हस्तांतरण की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था। 112 नंबर क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाइए नीचे दिए कूटों में। चूक का सिद्धांत हड़प नीति, तो ये तो एक का ही हो सकता है, हड़प जब भी आए तो डलहौजी। बंगाल का विभाजन कर्जन। सामाजिक सुधार के लिए बेंटिक को जाना जाता है, क्यों? सती प्रथा, सती, ठगी, शिशु हत्या, ये तीनों पर रोक लगाया था। सती प्रथा, ठगी और शिशु हत्या। बंगाल में दोहरा शासन, रॉबर्ट क्लाइव। 113 नंबर क्वेश्चन है, इनको मैच करना है। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटरी एक्ट 1773 के अधीन। तब इसमें देखते हैं कौन है। उसके बाद से दूसरा है, भारत का गवर्नर जनरल 1833 के अधीन। भारत का गवर्नर जनरल वायसराय इंडिया काउंसिल 1858 के अधीन, ये था कैनिंग। दूसरे में कौन था? बेंटिक, विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल सम्राट का प्रतिनिधि 1935 के समय देखते हैं। ये उनका पूरा नाम दिया है, ये सिंपल वाला नाम नहीं दिया है। तो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, ये पिछले वाले पेज का यहाँ पर आ गया, ठीक। तो इसको पहले देख लेते इसका आंसर। 1933 का एक्ट डलहौजी की
1933 का एक्ट। अंग्रेज द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के रेगुलेटरी एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई थी। ठीक, अगला इस पेज का क्वेश्चन कर लेते जो छूट गया था। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में पूछा है। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, तो इसका हो जाएगा केवल और एक और दो दोनों सही हैं। ठीक, 105 नंबर, फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड मिंटो द्वारा। क्यों भाई, लॉर्ड मिंटो ने ऐसा क्या किया था? 1909 में सांप्रदायिक चुनाव को अपनाया था इसने। सांप्रदायिक चुनाव यानी कि मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम नेता को वोट करेंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है। वैसे लॉर्ड कर्जन भी था क्योंकि इसने बंगाल विभाजन को बोला था। सटीक आंसर तो ए और बी दोनों होना चाहिए, लेकिन उसमें भी सबसे सटीक लॉर्ड मिंटो ही होगा। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए मैं इसका सहायक बनूं। तो ये किसने कहा था? ये कर्जन ने बोला था, कर्जन ने बोला था। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? अभी हमने पढ़ा लॉर्ड मिंटो ने। कब? 1909 में। 108 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग था। 113 नंबर क्वेश्चन जो जिसका अच्छा खासा बड़ा सा वो था, उसके आंसर देख लेते, उसके बाद उसको मैच कर लेंगे। 113 नंबर का आंसर यहाँ पर इसमें एक्सप्लेनेशन भी सही से नहीं दिया है, इसका आंसर ए है। इसको मैच करके देखते हैं। ए का 3 दिया है, चार्ल्स कॉर्नवालिस वगैरह सब। कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्क्विस। भारत का गवर्नर जनरल बी का 2 दिया है। चार्टर एक्ट 1833 का अधीन। सी भारत का गवर्नर जनरल सी का 4 दिया है और डी का 5 दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 114 नंबर, संभलपुर अभी हमने पढ़ा था, सतारा जाओ संभल कर, बाग उधर रास्ते में नाग काटेगा, ऐसे करके। संभलपुर 1849, संभलपुर 1849 मैच करना है। सतारा 1848, 1848। अवध 1856, झांसी 1854। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित घटनाओं विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय, बर्मा का विलय। तो पंजाब का विलय कब हुआ है? 1849 ईस्वी में। सिक्किम का विलय 1817 ईस्वी में। झांसी का विलय 1853 में। बर्मा का विलय 1886 में। कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के तहत सिक्किम का विलय नहीं किया गया था। उसके साथ फरवरी 1817 में सिर्फ सहायक संधि की गई थी। विलय किसने किया सिक्किम का? सिक्किम का विलय किया डलहौजी ने, डलहौजी ने।